गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगम। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का है, यूनिट 3 का टॉपिक डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। बच्चों, ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं पहले डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी में। रिजिड बॉडी क्या होता है, यानी कि दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड क्या होता है कि दृढ़ पिंड वह पिंड होता है जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है। यानी कि कोई ऐसा पार्टिकल्स जिस पर हम बाहर से कितना भी बल लगाएं उसके आकार में या फिर उसके कणों के बीच की दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार की बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी पिंड पूर्णतः दृढ़ पिंड नहीं होता है, यानी कि सिर्फ कल्पना में ही कोई भी पिंड दृढ़ पिंड होता है, लेकिन रियल में वास्तव में नहीं होता। अतः रबड़ को छोड़कर, यानी कि केवल एक रबड़ होता है, यानी रबड़ को छोड़कर अन्य सभी ठोस पिंड दृढ़ माने जा सकते हैं। रबड़ को तो हम खींच सकते हैं, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो रबड़ को छोड़कर अन्य सभी ठोस पिंडों को हम दृढ़ मान सकते हैं, क्योंकि इन पर जब भी हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो इनके कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो बहुत नगण्य मात्र होता है, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं, दृढ़ मान लेते हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन तो जब भी होता है, इसलिए रियल में कोई भी पिंड दृढ़ पिंड नहीं होता। लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं, ठोस पिंडों को क्या मान लेते हैं, दृढ़ पिंड मान लेते हैं। अब दृढ़ पिंड की गतियाँ होती हैं जो बच्चों, दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक होती है रैखिक गति यानी लीनियर मोशन, और दूसरी होती है घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी कि रोटेशन मोशन। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम रैखिक गति, लीनियर मोशन क्या होती है। यदि दृढ़ पिंड के सभी कण समांतर पथों में गतिमान हो तो उसे दृढ़ पिंड की रैखिक गति कहते हैं। यानी कि समांतर हो एक दूसरे के, जैसे ये कण, ये भी इसके कण, ये सब एक दूसरे के समांतर गति करते हैं। जैसे हम इसको धक्का देंगे तो ये तीनों एक साथ इस प्रकार से गति करते हैं। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, एक समांतर रेखा में होने वाली गति को रैखिक गति या लीनियर मोशन कहते हैं। सेकंड प्रकार की जो हमारी गति होती है, मोशन होती है, वो होती है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होती है बच्चों, यदि दृढ़ पिंड के समस्त कणों का पथ वृत्ताकार होता है, यानी कि इस प्रकार से एक दृढ़ पिंड है, इनके समस्त कणों का जो पथ है वो क्या हो, वृत्ताकार हो, और उनके केंद्र घूर्णन अक्ष पर हों, और जबकि उनका जो केंद्र है वो कहाँ है, ये घूर्णन अक्ष पर हो, तो यह दृढ़ पिंड की क्या कहलाती है, घूर्णन गति, या इसको हम बोल सकते हैं रोटेशन मोशन। अब हम पढ़ेंगे घूर्णन करती हुई दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी। यानी कोई पिंड है जो रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एक दृढ़ पिंड जो कि ओमेगा कोणीय वेग से जेड अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। हम एक दृढ़ पिंड लेकर चल रहे हैं, ये दृढ़ पिंड है, ये क्या कर रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से जेड अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। मान लेते हैं, माना दृढ़ पिंड M1, M2, M3 अप टू 100 द्रव्यमानों के कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि ये जो दृढ़ पिंड है वो अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है, जिनके द्रव्यमान क्या है, M1, M2, M3 अप टू 100 हैं, और जबकि इनके स्थिति सदिश क्या हैं, वो R1, R2, R3 अप टू 100 हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे ये इसका क्या है, कण मूल बिंदु है O, ठीक है, और ये मान लिया हमने एक कण है, क्या है, MI है, जिसका इसका स्थिति सदिश क्या है, RI है। ठीक है, ये कण क्या है, P बिंदु पर हम मान लेते हैं ये एक वृत्ताकार गति कर रहा है, जिसका वेग किस वेग से, V1 वेग से, और इसकी सदिश क्या है, कैपिटल RI है। तो हम देखते हैं कि ये चित्र से RI, कैपिटल RI अपॉन स्मॉल RI, यानी कि ये क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ से कैपिटल RI इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल RI साइन थीटा। तो मान लिया, माना बिंदु P पर कण का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल MI है, और स्थिति सदिश क्या है, स्मॉल RI है। यह कण जेड अक्ष के चारों ओर कैपिटल RI त्रिज्या के वृत्त पर क्या कर रहा है, घूर्णन करता है। ये मान लिया, ये है इसके चारों ओर कैपिटल RI त्रिज्या के वृत्त से घूर्णन कर रहा है। तो VI रैखिक वेग क्या होता है, कोणीय वेग इंटू दूरी, यानी कि VI इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस RI। तो VI का हम जब परिमाण निकालते हैं तो VI का परिमाण क्या आ जाता है, वो आता है क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जब खुलता है तो क्या आता है, साइन थीटा, यानी कि ओमेगा RI साइन थीटा बराबर ओमेगा, और RI साइन थीटा क्या है, हमने अभी निकाला, RI साइन थीटा क्या होता है, कैपिटल RI। तो हमें प्राप्त होगा VI इक्वल टू ओमेगा कैपिटल RI। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है।
अतः ओ के सापेक्ष कण पी का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, जेड आई इक्वल टू क्या होता है, होगा एम आई आर आई क्रॉस वी आई। तो जेड आई इक्वल टू हो जाएगा एम आई आर आई, वी आई की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा क्रॉस आर आई। चूँकि कण के कोणीय संवेग जे आई की दिशा आर आई व वी आई के क्या है, लंबवत है, देखो आर आई और वी आई के। ये आर आई और ये वी आई के लंबवत है जेड आई की दिशा, ठीक है। π/2 एंगल कोण बनाता है, लंबवत है, इसलिए जेड आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर आर आई वी आई साइन 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा जे आई इक्वल टू हो जाएगा एम आई आर आई वी आई। साइन 90 का मान क्या होता है, क्योंकि 1 होता है, लंबवत है, इसलिए इसको खोलेंगे ना तो आर आई वी आई साइन 90 आएगा। तो जे आई का ओ जेड पर घटक, ओ जेड पर यानी कि जेड दिशा में घटक क्या हो जाएगा, जे आई जेड इक्वल टू एम आई आर आई वी आई, और जेड दिशा में घटक होगा, देखो बच्चों जेड दिशा में हम इसका घटक निकालेंगे तो कितना एंगल बना रहा है, π/2 माइनस थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि जेड आई दिशा में घटक क्या होगा, cos π/2 माइनस थीटा। ये जेड दिशा में इसका घटक होगा cos π/2 माइनस थीटा। तो इसलिए इसका मान आएगा एम आई आर आई वी आई कॉस π/2 माइनस थीटा, और cos π/2 क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा एम आई आर आई वी आई साइन थीटा। क्योंकि हम निकाल चुके कैपिटल आर आई इक्वल टू है स्मॉल आर आई साइन थीटा, तो जे आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई कैपिटल आर आई वी आई, और तो इसलिए हो जाएगा वी आई इक्वल टू, हो चुके हम जानते हैं वी आई इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर आई। तो जे आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई आर आई, और वी आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा आर आई। तो हो जाएगा ओमेगा आर आई। तो जेड अक्ष की दिशा में ओमेगा की दिशा में होने से जे आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। अतः समस्त कणों का, ये तो सिर्फ हम एक कण आई पार्टिकल के लेकर चले थे जिसका द्रव्यमान क्या है, एम आई है। लेकिन अगर हम समस्त कणों की बात करें तो समस्त कणों का जेड अक्ष पर कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, इन सबका योग। तो यानी कि जे एस के फर्स्ट कण के लिए J1S, सेकंड कण के लिए J2S, 3 कण के लिए J3S, इस प्रकार से इन सब का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यानी कि जे एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम आई आर वन स्क्वायर ओमेगा कॉमन आ जाएगा, प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन ओमेगा कॉमन। तो इन सब का योग यानी कि समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, ये जे एस का मान होगा। तो कि दृढ़ वस्तु का घूर्णन अक्ष, तो दृढ़ वस्तु का घूर्णन अक्ष ओ जेड पर क्या होगा, आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। तो जे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि जड़त्व आघूर्ण है ये, इसका मान क्या होगा, आई। तो यानी कि जड़त्व आघूर्ण का इसका मान क्या हो जाएगा, आई। तो जे जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। तो यानी कि जे जेड इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। तो यानी कि कुल कोणीय संवेग जे इक्वल टू हो जाएगा J1 प्लस J2 प्लस J3 सबका योग हो जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ जे आई। तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n वैल्यू पुट कर देंगे जे आई की, तो हो जाएगा एम आई आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई। तो यदि दृढ़ वस्तु की घूर्णन अक्ष ही उसकी सममित अक्ष हो तो परिणामी कोणीय संवेग जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। तो यानी कि घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग क्या होता है, आई ओमेगा होता है। तो समांतर कोणीय संवेग घूर्णन अक्ष के समांतर नहीं होता, क्योंकि जे आई घूर्णन अक्ष के समांतर नहीं होता है, इसलिए कोणीय संवेग घूर्णन अक्ष के समांतर नहीं होता है। अब दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण, अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, यानी कि कोई पिंड जो रोटेट कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, उसका समीकरण क्या होगा। किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहे पिंड के लिए कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, बाह्य बल की आघूर्ण के बराबर होती है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली कि कोई भी पिंड है जो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, उसके बाह्य बल के आघूर्ण के बराबर होगी, यानी कि टो इक्वल टू क्या होगी, टो इक्वल टू हो जाएगी dJ/dt, जहाँ पर जे क्या है, जे है पिंड का कुल कोणीय संवेग और टो क्या है, पिंड का कुल बल आघूर्ण है। तो यदि पिंड ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है तो अभी हमने निकाला जे का मान क्या होगा, आई ओमेगा, जहाँ पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण है बॉडी का। तो यहाँ हम समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देंगे जे की, तो टो इक्वल टू हो जाएगा d/dt आई ओमेगा। तो आई कॉमन आ जाएगा,
और इसका क्या हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा, जो कि क्या कहलाता है पिंड का कोणीय त्वरण। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है कोणीय त्वरण कहलाती है। तो यानी कि टो इक्वल टू क्या हो जाएगा आई अल्फा, यानी कि बल आघूर्ण क्या होगा वो आई अल्फा, जहाँ आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण और अल्फा क्या है कोणीय त्वरण है। यानी कि अल्फा इक्वल टू है डी ओमेगा अपॉन डी टी दृढ़ पिंड का कोणीय त्वरण। तो समीकरण 2 दृढ़ पिंड की घूर्णन गति का समीकरण को व्यक्त करता है। लेकिन यदि बाह्य बल आघूर्ण टो इक्वल टू क्या हो शून्य हो तो डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा शून्य। तो यानी कि जे इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में पिंड का जो कुल कोणीय संवेग होता है वो क्या रहता है नियत रहता है, और इसलिए इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो यानी कि जे इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो यानी कि आई ओमेगा इक्वल टू भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यानी कि ओमेगा इक्वल टू भी क्या होगा कांस्टेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में दृढ़ पिंड मुख्य अक्ष के सापेक्ष एक नियत कोणीय वेग से क्या करती रहती है, एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से क्या करती रहती है घूर्णन करती रहती है। यानी कि हम बाहर से अगर कोई भी बल नहीं लगाते हैं तो वह जो वस्तु है वो एक नियत कोणीय वेग से घूर्णन करती रहती है। अब द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जो दृढ़ पिंड का यानी कि जड़त्व आघूर्ण होगा वो क्या होगा डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू टो, जहाँ पर जे क्या है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग। हम द्रव्यमान केंद्र की बात कर रहे हैं और टो सी एम क्या है उसी अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण। तो डी जे सी एम अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जे की वैल्यू क्या होगी आई सी एम ओमेगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आई सी एम डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ये क्या होएगा टो सी एम, जहाँ आई सी एम क्या है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि घूर्णन करती दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग की दिशा एवं मान में परिवर्तन के लिए एक बल आघूर्ण का होना आवश्यक है। जैसे न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी भी वस्तु के गति करने के लिए उस पर भार से कोई ना कोई बल लगाना चाहिए, नहीं तो या तो वस्तु स्थिर रूप से गति करती स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो घूर्णन गति के लिए भी यही है कि दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग की दिशा या मान में परिवर्तन करने के लिए एक बल आघूर्ण का होना क्या चाहिए आवश्यक है। सेकंड बताता है कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है, जिस प्रकार से न्यूटन का सेकंड लॉ नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर डी पी अपॉन डी टी बाह्य बल के यानी कि एफ के क्या होती है समानुपाती होती है। इसी प्रकार से घूर्णन में बताता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर यानी डी जे अपॉन डी टी बाह्य बल आघूर्ण यानी टो के समानुपाती होती है। तो एक प्रकार से न्यूटन के सेकेंड लॉ का पालन हो गया। थर्ड, जब कोई दृढ़ वस्तु दूसरी दृढ़ वस्तु पर बल आघूर्ण लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर एवं विपरीत बल आघूर्ण लगाती है। जिस प्रकार से न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसी प्रकार से घूर्णन गति में भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो यह निष्कर्ष निकलता है जिस प्रकार से रैखिक गति में न्यूटन के तीनों नियम लागू होते हैं उस प्रकार से घूर्णन गति में भी न्यूटन के तीनों नियम लागू होते हैं। अब हम देखते हैं दृढ़ वस्तु की स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, यह दृढ़ वस्तु जितनी संभव दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होती है वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि होती है। यानी कि कोई भी वस्तु जितनी संभव दिशाओं में गति कर सकती है वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि होती है। जैसे एक चींटी है ना, चींटी आप एक प्लेन जगह पर चल सकते हैं यानी कि या तो एक्स वाई दिशा में या वाई जेड दिशा में या जेड एक्स, यानी कि उसकी स्वतंत्रता कोटि कितनी हो गई 2, क्योंकि वो 2 दिशा में। जबकि एक पतंग है, पतंग किसी भी दिशा में जा सकती है एक्स वाई जेड, तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई 3 हो गई। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है स्वतंत्रता की कोटि, यानी कि कोई भी वस्तु जितनी संभव दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होती है वो उसकी क्या कहलाती है स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। अब हम क्योंकि एक दृढ़ पिंड रिजिड बॉडी की बात करें तो किसी भी रिजिड बॉडी की स्वतंत्रता की कोटि होती है वो कितनी होती है 6 होती है। 6 कैसे, 3 तो होती है उसकी रैखिक गति और 3 ही होती है उसकी घूर्णन गति। तो यानी कि कुल कितनी हो जाती है उसकी स्वतंत्रता की कोटि 6, 3 रैखिक गति में और 3 घूर्णन गति में। अब एक दृढ़ वस्तु की गति के समीकरण यानी आयलर समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, हम बोल सकते हैं इसको आयलर्स इक्वेशन। तो एक दृढ़ वस्तु की स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है, अभी हमने पढ़ा, अतः इसकी गति को 6 स्वतंत्र निर्देशांकों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो स्वतंत्र 6 स्वतंत्र दिशाओं द्वारा व्यक्त कर सकते हैं निर्देशांक को। जैसे कि अगर कोई वस्तु 2 है, मान लो एक्स वाई दिशा में, तो 2 निर्देशांक हो गए इसके एक्स वाई, तीनों दिशाओं में तो एक्स वाई जेड। तो इसी प्रकार से अगर 6 दिशाओं में स्वतंत्र दिशाओं में है तो उसके 6 स्वतंत्र निर्देशांक होंगे। इसलिए एक दृढ़ वस्तु की गति के समीकरण भी कितने होंगे? 6 समीकरण होंगे। इन्हीं समीकरणों को क्या बोलते हैं? आयलर के गति के समीकरण कहते हैं। तो 3 समीकरण होंगे, 6 समीकरण होंगे इसके। 3 समीकरण तो रेखीय संवेग के और 3 समीकरण इसके क्या होंगे? कोणीय संवेग के। तो हम निकालते हैं दृढ़ वस्तु का कुल रेखीय संवेग क्या होता है? dp अपॉन dt, यानी समेशन ऑफ dp अपॉन dt को हम बोल सकते हैं समेशन ऑफ f, यानी कि कैपिटल F। अगर नेट बल हम देखते हैं F बराबर क्या होता है? F बाह्य बल और आंतरिक बल, यानी कणों के बाहर से लगने वाले बल तथा अंदर कणों में आपस में लगने वाले बल का योग। चूँकि अन्योन्य क्रिया के कारण कार्यरत आंतरिक बल तो क्या होते हैं? एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। यानी किसी भी दृढ़ पिंड के जो अंदर कण है वो क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसलिए F ऑफ आंतरिक इक्वलिटी, यानी कि आंतरिक बल क्या होता है? 0 होता है। इसलिए टोटल बल जो होता है उसको बाह्य बल के कारण ही लगता है। अतः कुल बल नेट बल F बाह्य बल के बराबर होता है। अब यदि U वस्तु की क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? माइनस का डेल U अपॉन डेल R। मान लो कोई पार्टिकल है, रिजिड बॉडी है, ये एक्स वाई जेड दिशा में ये रिजिड बॉडी, ठीक है, ये घूर्णन कर रही है। तो अब मान लिया वस्तु एक दूरी डेल्टा आर की रैखिक गति करती है, ठीक है। डेल्टा आर ये इसका स्थिति सदिश क्या है? आर है, गति करती है। प्रत्येक बिंदु का स्थिति सदिश स्मॉल आर भी डेल्टा आर द्वारा परिवर्तित होगा। अतः वस्तु की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम आर के सापेक्ष देखें तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर समेशन ऑफ डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल कैपिटल आर, सबका योग तो हो जाएगा डेल आर डॉट समेशन ऑफ डेल यू अपॉन डेल आर। और समेशन ऑफ डेल यू अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा? ये स्मॉल एफ, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ। तो यानी कि डेल इक्वल टू हो जाएगा माइनस का एफ डॉट डेल आर। तो यानी कि एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल आर। अतः यह समीकरण 3 अदिश समीकरण को व्यक्त करती है। 3 अदिश समीकरण कैसे? आर की जगह एक्स एक, आर की जगह वाई दूसरी और आर की जगह जेड तीसरी। तो ये इस प्रकार से 3 अदिश समीकरण को व्यक्त करती है। तो रेखिक के लिए तो 3 समीकरण ये हो गई जो कि आयलर समीकरण को व्यक्त करती है। अब हम निकालेंगे कोणीय संवेग में। तो अन्य 3 समीकरण वस्तु के कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर से संबंधित है। तो एक स्थिर निर्देश तंत्र इस प्रकार है कि वस्तु की द्रव्यमान केंद्र O स्थिर है, ठीक है। कोई निर्देश तंत्र इस प्रकार है कि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र O क्या है? स्थिर है। अगर द्रव्यमान केंद्र O स्थिर है, इसलिए V, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र स्थिर है तो मतलब कोई गति नहीं हो रही, यानी कि V इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो हम डायग्राम से देखते हैं इससे। कैपिटल R बराबर क्या होगा? स्मॉल r प्लस R1। तो कैपिटल R प्लस R1 इक्वल टू क्या है? R। तो अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हमें इसका करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी प्लस डी आर वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ये हो जाएगा कैपिटल V प्लस स्मॉल v और इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। चूँकि कैपिटल V का मान क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान केंद्र क्या है? स्थिर है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन डी टी। अतः कुल कोणीय संवेग का हम फॉर्मूला जानते हैं, वो है डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी और जे की वैल्यू R क्रॉस P। तो ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ पहले आर के सापेक्ष करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी प्लस पी के सापेक्ष करेंगे तो समेशन ऑफ आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी विस्थापन परिवर्तन की दर वेग के बराबर होगी, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू हो गया वेग। तो समेशन ऑफ वी क्रॉस पी प्लस डेल आर क्रॉस डी पी अपॉन डी पी अपॉन डी टी। तो ये होगा वी पी संवेग क्या हो जाएगा? एम वी प्लस समेशन ऑफ आर डी पी अपॉन डी टी। संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के समानुपाती होती है। किसके बराबर होगा? एफ के। चूँकि वी क्रॉस वी यानी कि वी क्रॉस वी, इसका मतलब हो गया एक ही दिशा में है, यानी कि वी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो इनकी क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। तो हमें प्राप्त होगा आर क्रॉस एफ। और आर क्रॉस एफ क्या होता है? टो,
तो ये हो जाएगा टो। अतः उपरोक्त समीकरण सदिश समीकरण घटकों के रूप में 3 अदिश समीकरण को व्यक्त करते हैं। तो ये 3 कोणीय संवेग के लिए 3 समीकरण को व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार से समीकरण 2 और 3 दृढ़ वस्तु की व्यापक गति क्या कहलाते हैं? आयलर समीकरण कहलाते हैं। और टोटल कितने होंगे? ये 6, 3 रेखीय वजह से और 3 कोणीय संवेग की वजह से। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।